हे गाइस, मेरा नाम है सियाद जोशी और मुझे प्यार से लोग कहते हैं एजे सर। एंड गाइस, दिस इज दर्शन जैन, आपके अपने डीजे सर, और लेकर आए हैं आज आपके लिए एजे एंड डी शो, जहां पर बात होगी आपके दिल की, आपके मन की बातें। तो भाई, सवाल आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, द एजे एंड द डीजे शो। सर मैं शुरू करूंगा। मेरे पास बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए। मुझे अब बताइए, आज की डेट में जब से जून 24 का रिजल्ट लेना है, व्हाट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज आस्किंग यू? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब जनता ना शॉक में आ गई थी कि यार इतना कम रिजल्ट कैसे आ गया। और उसके बाद ये एक सवाल था कि सर अगर फाउंडेशन का ये रिजल्ट है तो हो सकता है कि इंटर का रिजल्ट इससे ज़्यादा खतरनाक ना हो, तो क्या हमने दोनों ग्रुप देना चाहिए या एक ग्रुप देना चाहिए? व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटेजी? सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आए हैं सर। ओके, तो सर बट अब जैसे ये क्वेश्चन आया, तो व्हाट इज द यूजुअल वे? आप कैसे इसमें आंसर करते हो? ग्रुप 1 जाना चाहिए, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप? मतलब आप कैसे? सर देखिए, मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है। आई ऑलवेज प्रीफर कि, और मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ कि यू शुड अपीयर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर। दोनों ग्रुप आपको देंगे। उसके 3 रीज़न मैं आपको बताता हूँ, और तीनों भी बड़े लॉजिकल रीज़न है। पहला रीज़न, बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। सर ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। रिसेंटली एग्जाम सी एंटर का हुआ सर, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने 60 स्कोर किया है ग्रुप 1 के हर सब्जेक्ट में, और मिनिमम मार्क्स पे पास हुए हैं इनका, तो still they achieve their C8 result as successful. Reason of set off और सिर्फ 10-10 12-12 मार्क का सेट ऑफ देखा है। सर यू वोंट बिलीव, मैंने 22 से 25 मार्क का सेट ऑफ भी देखा है। सो 30 मार्क तक के सेट ऑफ को मैंने देखा था। बहुत बड़ा बेनिफिट है सर। सर दूसरा रीजन देखिए, अगर आप ग्रुप 1 दे ही देते हैं और उसको क्लियर कर भी लेते हैं तो आपका कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब यू कांट स्टार्ट योर अंडरशिप एंड क्लियर बोथ ऑफ योर ग्रुप्स, ठीक है। और तीसरा रीज़न जो बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं वो ये है सर कि सर हमारा जो ग्रुप 1 है इट इज़ अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ग्रुप, जिसमें अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, टैक्सेशन इज ऑल्सो प्रैक्टिकल, और लॉ थियोरेटिकल है। जबकि सेकेंड ग्रुप इज थियोरी ओरिएंटेड, इसमें ऑडिट एक थियोरेटिकल चले जाता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रैक्टिकल चले जाता है। सर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थियोरी में स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ होते हैं जो प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग होते हैं। द बेस्ट वे इज कि भाई आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आप एक साथ अगर पढ़ रहे हो तो ये स्ट्रेंथ जो है टेक्स केयर ऑफ योर वीकनेसेस। कर दोनों साथ में पढ़ना बहुत बेहतर है। दोस्तों ये मेरे 3 रिजल्ट्स हैं व्हाई यू शुड अपीयर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर। और सिंसियर रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो लोग अपना अटेम्प्ट May 25 में दे रहे हैं, प्लान फॉर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर। इट इज अचीवेबल, क्योंकि केवल आपके पास में 8 से 9 महीने हैं। दोज टाइम एंड दैट टाइम इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर यू गाइज टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर। पास में बच्चों ने किया है और बिल्कुल अभी भी आप भी कर सकते हो। सर आपके पास क्या सवाल आए हैं जनरली? सर मेरे पास भी इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आता था। मुझे यूजुअली बच्चे बोलते हैं कि चलो आप तो बोल रहे हो दोनों ग्रुप करने हैं, बट हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज बोथ ग्रुप्स? बिकॉज ये भी एक एक्चुअली जेन्युइन क्वेश्चन। अगर आप उनको बोल रहे हो कि दोनों ग्रुप देना है, बच्चे का डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर हाउ डू आई मैनेज? बिकॉज मेरे पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में मुझे अकाउंट्स करना है, फिर मुझे लॉ करना है, मुझे टैक्स, और टैक्स को तो एक सब्जेक्ट हम बोल भी नहीं सकते। DT प्लस IDT है, 2 सब्जेक्ट्स आप उसको पकड़ लो। एंड देन साइमल्टेनियसली क्लास खत्म होते हैं सर। जैसे हमारी बैच चालू रही 12 अगस्त से, 12 अगस्त से वो नवंबर एंड तक चलेगी, और 2 दिसंबर से सर हमारा ग्रुप 2 शुरू हो रहा है। सो बेसिकली बच्चों को ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, और जो 1-2 दिन है मेरे को लगता है सर वो बैकलॉग ही क्लियर करते बैठते हैं। उसके बाद इमीडिएटली ग्रुप 2 शुरू हो रहा है। अब हाउ टू दे मैनेज? तो मैं मतलब उनको, आपका क्या जवाब होता है? मतलब मैं थोड़ी आंसर तो हाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो आप स्टूडेंट हो और आपको दोनों ग्रुप एक साथ देने, how you are going to manage the thing, what will be your strategy for the same? So I agree with you कि दोनों ग्रुप्स के लिए ही जाना चाहिए, बिकॉज आपने बेनिफिट्स ऑलरेडी बताए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। ये पूरा गेम टाइम मैनेजमेंट एंड नथिंग एल्स। सर ग्रुप 1 करते वक्त आपके पास ना ग्रुप 2 की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई अंडरस्टैंड ग्रुप 1 करते वक्त आपको सिर्फ ग्रुप 1 का सेल्फ स्टडी करना है, रिवीजन करना है, थोड़ा बहुत होमवर्क आपको मिलता है वो करना है, बट साथ ही साथ अगर आप उसी मोमेंट पे ग्रुप 1 रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस करते चलोगे ना, आपका ग्रुप 1 एंड होते तक ही बहुत स्ट्रांग हो सकता है। प्रॉब्लम आती है जब ग्रुप 2 शुरू होता है, बिकॉज आपको अब आपका टाइम बढ़ जाएगा। आपको ग्रुप 2 में बहुत फोकस करना है, वहाँ के होमवर्क होंगे, वहाँ का रीडिंग होगा, वहाँ का रिविजन होगा, सेल्फ स्टडी तो करनी है। आई थिंक सर आप क्या परसेंटेज बोलते हो कि सेल्फ स्टडी का कितना परसेंटेज यहाँ पर होना चाहिए? सर एक फॉर्मूले के तौर पे अगर जाते हैं तो मान लो अगर आप 10 घंटे की क्लास दिन में कर रहे हो, नेचुरली किसी का 8 घंटा हो सकता है, किसी का 10 घंटा हो सकता है, बट वॉट एवर टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन क्लासेस, उसका 30 to 40% आपने डेली सेल्फ स्टडी पे बिताना ही चाहिए। अग्री। तो सर अब आप ग्रुप 2 की क्लास कर रहे हो, प्लस 30 to 40% टाइम आप एडिशनली उसकी रिविजन्स के लिए यूज कर रहे हो। वेयर विल ग्रुप 1 गो?
बिकॉज अगर आप कंटिन्यूस 2 या 3 महीने ग्रुप 1 नहीं पढ़ेंगे और फिर आखिरी में 1 या 2 महीना बचेगा, तब तो एक एब्सर्ड सी सिचुएशन शुरू हो जाएगी, हैप्पीजार्ड वे में फिर आप आगे पढ़ाई करोगे। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ डू यू टैकल ग्रुप 1 अलॉन्ग विद ग्रुप 2 स्टडीज़। अगर आप हर दिन 1 घंटा भी निकाल कर देते हो ना ग्रुप 1 के रिवीजन के लिए, और अगर आप एक वीकली बेसिस पे टाइम टेबल के साथ एक इन डेप्थ रिवीजन करते हो ग्रुप 1 का अलॉन्ग विद ग्रुप 2, आप ट्रस्ट मी बाय द टाइम यू फिनिश ग्रुप 2, उसके बाद आपके पास फिर भी 2 महीने होते हैं। वो 2 महीने में से 1 महीना आप अपने बैकलॉग्स और रिवीजन करना कंप्लीट कर सकते हो, ग्रुप 2 के रिवीजन आप कंप्लीट कर सकते हो, एंड द लास्ट मंथ कैन बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर राइटिंग प्रैक्टिसेस, मैराथन एंड फास्ट ट्रैक रिवीजन्स। आपका इस पे क्या टेक है सर? सर एब्सोल्युटली आपने जो बात कही वो 100% उस पर एग्री करता हूँ मैं, और कुछ ऐड भी करना चाहूँगा। सर बहुत सी बार क्या होता है कि जब मैं ग्रुप 2 पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे ना निगेटिविटी लेकर आते हैं अपने अंदर कि यार मैंने यार ग्रुप 1 सर 2 महीने पहले पढ़ा, 1 महीने पहले पढ़ा है। दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रादर देन नेचुरल प्रॉब्लम। करेक्ट क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम बोलने लग रहे हैं, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। सर उसके लिए मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जो भी आपने पढ़ा होगा ग्रुप 1 में, चाहे वो वर्ड्स आई व्यू रहो या चार्ट रहो या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उसको आप 5 से 10 मिनट रोज रिव्यू करें। दिस विल गिव यू अ बेनिफिट, दिस विल गिव अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ याद है। और सर 10-15 दिन में रिटन रिवीजन उसका कर ही सही, उतना समय तो वही जाएगा। और अपने आप को चेक करना है तो यू हैव एमसीक्यूज। अब हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू आ चुके हैं, और आई थिंक हर एजुकेटर के एमसीक्यू बुकलेट्स भी अवेलेबल है। एमसीक्यू बुकलेट्स आपको आपका रियल पिक्चर एनी टाइम आपको दिखा सकते हैं। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो मेरे को यही आता था यूजुअली, मैं आई यूज्ड टू आस्क दिस, कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड सर चलता है, बिकॉज सब्जेक्ट रिलेटेड भी ना मुझे, और एक वियर्ड सा सवाल पूछा हो, प्लीज हंसना मत, बट मुझे सच में बच्चों ने ये सवाल पूछा है। बोलते हैं सर 2 टाइप के पेपर होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। जैसे अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, लॉ थ्योरी है, ऑडिट थ्योरी है। सर ये एफएमएसएन को हुआ क्या है? ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी, ये क्या खिचड़ी है, और इस खिचड़ी को कैसे रिवाइज करें? आई थिंक देयर कैन नॉट बी अ बेटर पर्सन देन डीजे सर टू एक्सप्लेन यू ये। तो सर अभी जो न्यू सिलेबस हमारा है, जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, ये दोनों सब्जेक्ट जो है एक साथ लाए गए हैं। क्या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वेयर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि सर इस सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें? तो सर इसके लिए कोई सही स्ट्रेटेजी हो नहीं सकती, क्योंकि भले ही ये एक पेपर में लाए गए हैं, लेकिन इनका जो नेचर है, ठीक है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अपने आप में अलग है। तो सर सबसे पहले एफएम में बात करूँगा। एफएम इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फार्मूला ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर आप इसको कंसेप्चुअली करेंगे या फार्मूला का डेरिवेशन कैसे हुआ है ये अगर आप देखेंगे, या यू विल हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, एंड बिलीव मी गाइस, इससे इजी सब्जेक्ट आपके लिए कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो गाइस मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इसको कंसेप्चुअली पढ़ते हो तो यू विल एंजॉय, एक्चुअली एंजॉय दिस सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। और सर एक हम चीज़ जो हमारे क्लास में करवाते हैं वो ये है कि हम कॉन्सेप्ट बुक बनवाते हैं। अच्छा, जिससे क्या होगा सर, और एक बच्चों को बोला जाता है कि रोज़ आपको 10 मिनट ये कॉन्सेप्ट बुक पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चा रोज 10 मिनट करेगा, उसके माइंड में वो फॉर्मूलेज जम जाते हैं, वो सारी कॉन्सेप्ट जम जाते हैं, और उसको ना सब्जेक्ट बहुत ईजी लगने लगता है, ठीक है। तो ये एक हैबिट हम लोग फॉलो करते हैं कि एफएम के लिए बी क्लियर ऑन कॉन्सेप्ट्स। और सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इट्स मोर ऑफ टेस्टिंग ऑफ योर राइटिंग स्किल्स, चलिए। जैसे आप लॉ में भी देखा होगा आपने, तो हम यहाँ पर एडवाइस क्लियर करते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट को समझो, इनके जो मेन हेडिंग्स है उतना ही रिमेंबर आपको करना है, जो कि 4 डिवीजन से आप करते हो। और सर मैं एक आदत मेरे क्लास में करवाता हूँ, क्यूमुलेटिव रिवीजन। मतलब मान लो अगर एसएम का मेरा 10th लेक्चर चल रहा है, पिछले 9 लेक्चर में मैंने क्या पढ़ा है उसका एक ग्लिम्स में आप दे देता हूँ, ताकि हमारे हर लेक्चर में अभी तक क्या क्या हुआ है वो मैं कंटिन्यूसली हिट कराता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि उनके अंदर ये एहसास ना है कि यार मैं कुछ भूल रहा हूँ कर लो, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन इज द थिंग जो मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। नोट्स में सजेस्ट करता हूँ। और सर बच्चे ना अक्सर क्या करते हैं, एग्जाम व्यू पॉइंट से पढ़ते हैं फ्रॉम डे 1। हाँ, मेरा ये है कि करेक्ट एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको आखिरी 2 महीने में पढ़ने, अभी तो आपको आपकी स्टडीज को सिंपल करना है। सिंपल कैसे कर सकते हो आप, टफ क्वेश्चन आ गया उसमें कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है उसको मार्क कर दिया, कोई एक्सीडेंट पॉइंट आता है क्वेश्चन में उसको मार्क कर दिया, ठीक है। हेडिंग्स आपने बार बार रिवाइज कर ली, ठीक है। फंडा इज वेरी मच क्लियर गाइस कि अगर आप पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और या पहली बार कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें आपको 1 घंटा लग रहा है, नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने जाओ तो 40 मिनट्स लगे, उसके नेक्स्ट टाइम आप करने जाओ तो 20 मिनट्स लगे। दिस शुड बी योर अप्रोच। हम डे 1 से उसको ऐसे पढ़ने लग जाते हैं जैसे हमारी एग्जाम है, और फिर 2 महीने बाद फिर से रिवाइज करने जा रहे तो उतना ही समय लग रहा है, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। द क्रक्स इज गाइस कि एग्जाम के 1 दिन पहले आपका सारा सिलेबस रिवाइज करके होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव एज, ठीक है।
तो सिंपल फंडा है एफएम के लिए, कॉन्सेप्ट बुक डेली रिवीजन आप कीजिएगा, एसएन के लिए कम्युनिटी रिवीजन हमारा होता है, राइटिंग प्रैक्टिस आप बड़े जोर शोर से कीजिएगा, ठीक है। सर सेम क्वेश्चन ना मेरे पास बहुत आता है, क्योंकि सर एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और लॉ अगर मैं बात करूँ नेचर वाइज तो दोनों भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और दोनों पे भी आपकी राइटिंग स्किल्स जो है बड़ी टेस्ट की जाती है। यस, तो सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी फॉर लॉ? सो लॉ अगेन आई वुड, जैसे आपने FMSM डिवाइड किया, ठीक है, उतना क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, बट येस लॉ में भी देयर आर डिस्टिंक्शन कि हमारे पास ना पार्ट ए है 70 मार्क्स का, कंपनी लॉ एंड NLP, एंड देयर इज पार्ट बी जिसमें हम लोग अदर लॉज पढ़ते हैं। सर मैं दोनों के लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज अलग से करता हूँ। जैसे अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूँ, जैसे कि आपने कहा कि जब आप पढ़ रहे हो ना तब आप एग्जाम के लिए मत पढ़ो, लर्न फॉर द नॉलेज कि वो क्या कंसेप्ट है, क्या प्रोविजन है। एंड सबसे बड़ा सर, लॉ इज डायरेक्टली इक्वल टू लॉजिक। कोई भी चीज जो लॉ में एक भी रूल अगर बनाए ना कोई कहीं ना कहीं कभी तो भी किसी ने कीड़े किए हैं जो पकड़े गए और उसको रोकने के लिए लॉ बनाए। सो वेन यू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस लॉ इज हियर, आपको कभी भी उसको याद ही नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज जैसे कि आपने FM में कहा कि इट्स अ डेरिवेशन, राइट? इफ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट इट्स लाइक एवरी फॉर्मूला हैज अ लॉजिक बिहाइंड इट कि फॉर्मूला अगर यहाँ पे आया तो क्यों आया है। आई इट यूजुअली स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग, फिर आप उसको कॉम्प्लिकेट करते करते एक फॉर्मूला बना देते हो। वैसे ही लॉ में भी ना एक बहुत छोटा सा लॉ आता है कि भाई चलो पानी नहीं पीना है, सिंपल सा लॉ है, बट यार अब कोई आके बोलेगा सर मैं तो बड़ा प्यासा हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, तो बोलते हैं ठीक है चलिए एक एक्सेप्शन बना लेते हैं, आप पी लो अगर ये सिचुएशन है। नाउ दिस इज हाउ बेसिक लॉ स्टार्टेड, बट नाउ इट हैज बिकम कॉर्पोरेट लॉ, अदर लॉज एंड ऑल दैट। सो टेक्निकली जब आप पढ़ रहे हो एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ो, आपको गूगल करना है गूगल करो, लर्न एंड फाइंड आउट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमने बेसिकली थोड़े दिन पहले भी किया था। जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ते थे ई वोटिंग का, मैंने आपको ई वोटिंग करके क्लासेस में यूजुअली, अब आप लोग नए स्टूडेंट्स हो आपको पता नहीं, आपको हम रेगुलर क्लास में देखते हैं, हम ई वोटिंग पे मैं करके दिखाता हूँ। तो आई ब्रिंग स्टूडेंट्स टू MCA वेबसाइट और वहाँ पे मैं फॉर्म्स डाउनलोड करके भर के दिखाता हूँ। तो उससे क्या होता है ना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमें समझ में आता है, हम हर एक लॉ का लॉजिक समझ में आता है कि हाँ ये क्यों लिखा है, एंड देन ग्रेजुअली आपको चीज़ें समझने लगती है। जैसे सर ने कहा लास्ट 2 मंथ्स आप ये लॉजिक्स थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाइज, आर्टिकल वाइज बहुत काम आएंगे, सब बात है, बट लास्ट 2 मंथ्स आपका फोकस होगा एग्जाम। उस 2 मंथ्स में आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, आपको प्रैक्टिस बुक्स MCQ बुकलेट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। अब सर अदर लॉज के लिए मैं यूजुअली ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लॉजिक में घुसने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका मार्क्स ओरिएंटेशन कम है और टोटल लॉ आपको नहीं दिया हुआ है बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अब आपको उस एक्ट का 10 या 15% भी नहीं दिया हुआ है। अब आप वो 10% में घुसने की कोशिश करोगे विदाउट नोइंग द रेस्ट 85%, डेफिनेटली यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन। विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बट जब आप एनालिसिस करने जाओगे आपको और 15 लॉ मिलेंगे जो मैंने पढ़ाया नहीं। आप कहेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं, मैंने कहा वही सिलेबस में नहीं है, मैं आपको पूरा फेमा नहीं पढ़ा सकता, जितना है उतना ही पढ़ाना पड़ेगा। सो अदर लॉ टैकल करने का मैं डायरेक्ट सोल्यूशन देता हूँ, RTPs, MTPs, PYQs, MCQ बुकलेट। ये 4 चीज़ें अगर आपने अच्छे से करी, आपको अदर लॉज में कोई भी रोक नहीं सकता। तो इस तरह से सर मैंने स्ट्रैटेजीज थ्योरी सब्जेक्ट के लिए भी किए, बट ऑफकोर्स मैक्सिमम टाइम आपको राइटिंग प्रैक्टिस में डालना है। अभी से मैं कह रहा हूँ फाउंडेशन वाली मिस्टेक नहीं करना है भाई। तो यस भाई, लिखना पड़ेगा, लिखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों इसी तरह आपके प्यारे दोस्त, आपके अपने एजे एंड डीजे, इसी तरह हमारा एजे एंड डीजे शो लेकर आते रहेंगे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके दिल की, आपके मन की। अगर और कोई सवाल है आपके मन में जो आप चाहते हैं कि हम दोनों एड्रेस करें, तो दोस्तों प्लीज़ आपके जो क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वी विल सून बी कमिंग लाइव और आपके इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। हे देयर, आई होप आपको हमारा एपिसोड नंबर 1 ऑफ एजे एंड डीजे शो अच्छा लगा होगा। दोस्तों जाने से पहले बस मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अड्डा 247 ऐप और वेबसाइट पे इंडिपेंडेंस डे सेल इज लाइव। You can get up to 71% discount on say foundation classes and 55% discount on intermediate classes, but offer is valid only till 15th of August. तो जाइए और जल्दी से इन ऑफर्स का इस्तेमाल कर लीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, और अगर आप और भी एजे एंड डीजे शो देखना चाहते हैं, और भी कोई शोज आप देखना चाहते हैं, ऐसे और भी चिट चैट्स है, और भी क्वेश्चन है, और भी कमेंट्स है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, साइनिंग ऑफ, बाय।